न्यू चैप्टर का नाम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो फोर्स तो आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, क्लास 8th में, 7th में। तो व्हाट इज फोर्स? अ पुश और अ पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। आप किसी चीज को पुश करते हो वो भी फोर्स है, पुल करते हो वो भी फोर्स है। ठीक है, इनफैक्ट जो एवरीडे एक्शंस है, पुश, पुल, लिफ्ट, स्ट्रेच, ट्विस्ट, प्रेस, इन सब करने में फोर्स लगता है। राइट? आप किसी चीज को पुश करोगे, धक्का दे रहे हो तो भी फोर्स लगेगा, आप कुछ खींच रहे हो तो भी फोर्स लगेगा, आप किसी चीज को उठा रहे हो, लिफ्ट करोगे तो फोर्स लगेगा, है ना? रबर बैंड है, स्प्रिंग है, उसको खींचोगे, स्ट्रेच कर रहे हो तो भी फोर्स लगेगा, आप किसी चीज को ट्विस्ट कर रहे हो, मोड़ रहे हो, ताकत तो लगेगी, है ना? और किसी चीज को दबा रहे हो, चाहे वो स्प्रिंग हो चाहे वो रबर हो, तो फोर्स लगता है। ये तो बहुत बेसिक है, ये एग्जाम में नहीं आता, है ना? एग्जाम में तो जो आता है आगे हम पढ़ेंगे, ये बहुत बेसिक है। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स कैन मूव एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है ना, फुटबॉल रेस्ट पर है, उसको किक किया, वो मूव करने लगी। फोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। ठीक है, आपने किक किया, गोलकीपर ने उसको पकड़ लिया। एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकता है, गोलकीपर ने फोर्स लगाया ना और उसको रोक लिया बॉल को। तो मूविंग ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव भी कर सकता है और मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकता है। स्पीड भी चेंज कर सकता है फोर्स। आप साइकिल से जा रहे हैं धीरे धीरे, अगर आप ताकत लगाएंगे पेडल पे तो स्पीड बढ़ जाएगी, राइट? या फिर आप जा रहे हैं स्पीड से और आपने देखा थोड़ा सा ट्रैफिक है सामने, आपने ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई करने में भी फोर्स लगेगा और आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो चेंज मतलब इंक्रीज या डिक्रीज दोनों किया जा सकता है फोर्स अप्लाई करके। ये थर्ड पॉइंट क्लियर। डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। बॉल आ रही है इस साइड से, आपने उसको हिट किया और वो इस तरफ चली गई, चाहे वो बैट से, चाहे वो लॉन टेनिस के बैट से, है ना? कोई भी गेम, हॉकी हो, क्रिकेट हो, तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बिना फोर्स अप्लाई किए मूव नहीं होगी। उसके अलावा आप किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं, रबर बैंड को दबाकर। आपकी इरेजर है, इरेजर को दबाओगे उसका शेप चेंज हो जाएगा, बलून को दबाओगे उसका शेप चेंज हो जाएगा, स्लिंग की स्प्रिंग को खींचोगे उसका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स तो बहुत कॉमन है, आपने 8th क्लास में, 7th क्लास में भी पढ़े होंगे। ठीक है, ये बहुत बेसिक डेफिनेशन के लिए है। तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है, दैट इज अ बैलेंस्ड फोर्स। व्हाट इज अ बैलेंस्ड फोर्स? एक ब्लॉक ऑफ वुड रखा है टेबल के ऊपर, तो इसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? अभी फिलहाल 2 फोर्स लग रहा है। एक, ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है, और दूसरा, टेबल उसको रोक के रखा है। भाई ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने कोई वेट रखा और ये टेबल टूट गई। और बैलेंस्ड फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगा है, मान लीजिए ये एक एक वुड का एक लॉग है, ठीक है, टेबल पे रखा है। एक फोर्स तो वो है जो अर्थ उसे खींच रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन टेबल मजबूत है, तो टेबल ने भी एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाया, जिसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स को किसने काउंटर कर लिया? रिएक्शन फोर्स। और इन दोनों का टोटल रिजल्टेंट है 0। तो क्या हो रहा है? ये वुड जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक ऑफ वुड, क्या ये नीचे चला गया? क्या ये ऊपर चला गया? नहीं, ये रेस्ट पर है। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स 0 है। ठीक है, जब रिजल्टेंट फोर्स 0 हो
उसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स। इसी तरह से एक फोर्स और हो सकता है, देखिए फोर्स नंबर 1, फोर्स नंबर 2, एक दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया। मान लीजिए मैं यहां पर थोड़ा सा इसको पुश करता हूं बहुत धीरे से, इतना धीरे से कि वो मूव नहीं हो रहा है। मैंने पुश जरूर किया लेकिन अभी वो मूव नहीं हुआ। मूव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। और मैंने इतना ज्यादा फोर्स नहीं लगाया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं लगाया। तो मैंने जब इसको पुश किया तो उसको बैलेंस किसने कर लिया? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने। तो चारों तरफ से फोर्स लग रहे हैं और चारों का जो रिजल्टेंट है वो क्या है? 0। इसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स। व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज 0, इट इज कॉल्ड अ बैलेंस फोर्स। एग्जांपल के लिए टग ऑफ वॉर, आपको मालूम है टग ऑफ वॉर मतलब रस्सी खींचते ना दोनों साइड से। अगर दोनों पार्टी कोई भी नहीं जीत रहा हो, दोनों बराबर, उसको बोलेंगे बैलेंस, क्योंकि दोनों साइड से फोर्स इक्वल लगेगा तो रिजल्टेंट हो जाएगा 0। अब इसको ध्यान देना, बलून को मैंने पकड़ के, हाथ से पकड़ के मैंने उसको दबाया, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? बैलेंस्ड कि अनबैलेंस्ड? याद रखना ये एग्जाम्पल है बैलेंस्ड फोर्स का। क्यों? क्योंकि दबाने से इसका शेप चेंज हो गया, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं कि मैंने इसको हाथ से पकड़ के दबाया और ये कहीं दूसरी जगह चला गया, नहीं गया ना, मैंने तो हाथ में पकड़ा हुआ है, ये मूव नहीं कर रहा है। इनफैक्ट उसका शेप चेंज हो जाएगा, जहां मैं दबाऊंगा वहां की जगह दूसरी जगह कहीं पे बल्ज आउट हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन वो मूव तो नहीं कर रहा ओवरऑल। ऐसे इसको क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्स। तो बलून इज एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस फोर्स, ठीक है। आप डो समझ रहे हैं, आटा, उसको आप दबाएंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह तो मूव नहीं हो रहा। इट इज एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। तो क्या बैलेंस फोर्स क्लियर है आपको? ओके, एग्जांपल के लिए मैंने और भी विजुअल्स डाले हैं यहाँ पर। देखिए टग ऑफ वॉर, दोनों साइड से इक्वल फोर्स और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो रिजल्टेंट है 0। रिजल्टेंट 0 क्यों है? एक साइड अगर पॉजिटिव, इसको अपन पॉजिटिव लेंगे तो ये -300, इनका रिजल्टेंट जो है 0 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल से और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये क्या है? अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड व्हेन द टोटल फोर्स रिजल्टेंट इज नॉट 0। जब चारों फोर्स का रिजल्टेंट 0 ना हो उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड। और अनबैलेंस्ड में चीजें मूव हो जाती हैं, बॉडी मूव्स। बैलेंस्ड में मूव नहीं होती। बैलेंस में क्या होता है? द बॉडी इज एट रेस्ट। बैलेंस में द बॉडी इज एट रेस्ट, क्योंकि रिजल्टेंट 0 है। यहां पर रिजल्टेंट 0 नहीं है, तो यहाँ पे बॉडी मूव हो जाएगी। देखिए एग्जाम्पल बैलेंस अनबैलेंस्ड, ठीक है। बैलेंस्ड में मैंने आपको ये अभी ऊपर बताया था एग्जाम्पल। अनबैलेंस्ड मतलब मान लीजिए मैंने फोर्स अप्लाई किया और ये फोर्स जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से भी ज्यादा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो लगता ही है डेफिनेटली, लेकिन अगर मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? मूव हो जाएगा, बॉडी मूव हो जाएगी। इट विल ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इन मोशन। सच अ फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। कार मूव हो रही, साइकिल मूव हो रही, इट इज एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड में पिक्चर क्लियर है आपको? ऊपर बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है, नीचे अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होगा? मूव होगा। किसके डायरेक्शन में मूव होगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होगा। इस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है, ये इस तरफ खिंचाएगा, है ना। एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है ये। तो सबसे पहला टॉपिक आपका था बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड, ये क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम लोग। जैसा आपको पता है चैप्टर का नाम क्या है?
फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। तो मोशन के 3 लॉज हैं, न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे मोशन के। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, याद रखना, लॉ ऑफ इनर्शिया। अदर नेम ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया क्या है अभी पढ़ेंगे हम लोग थोड़ी देर में। सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है, जैसे कि एक बॉल, if a body is at rest, it will continue in rest unless and until external force is applied। जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे ये मूव नहीं करेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। इन अदर वे, उसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अलाउड। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है, ध्यान रखना, अ बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विल कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। उसी के साथ में हम ये भी बोल देंगे, अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, तो एक बोलेंगे रेस्ट में और एक बोलेंगे मोशन में। तो हम क्या बोल रहे हैं, दोनों को एक साथ में। अब इसकी कंप्लीट डेफिनेशन सुन लीजिए। अ बॉडी इन रेस्ट और इन मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट और मोशन अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। राइट? तो ये मोशन का लॉ, फर्स्ट लॉ फेल तो नहीं हो जाता कभी? लॉस तो फेल नहीं होते, बस उसको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपने एक बॉल को किक किया, फुटबॉल को किक किया, तो क्या वो इंफिनिटी तक जाती रहेगी? कभी नहीं रुकेगी, रुकेगी ना। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो बोल रहा है कि वो तो कभी नहीं रुकनी चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो इनफाइनाइट तक चलता रहेगा मोशन पे, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो बॉल तो जाके रुक जाती है ना कुछ देर जाके। तो क्यों रुक गई? क्या उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? आंसर इज यस। कौन सा फोर्स लग रहा है? 2 फोर्स लग रहा है। एक हो रहा है सरफेस फ्रिक्शन, भाई सरफेस भी तो रफ है, उसके फ्रिक्शन के कारण रुक रहा है। दूसरा एयर फ्रिक्शन, हवा भी तो उसको रोक रही है। ठीक है, तो डेफिनेटली एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसलिए वो बॉल रुक रही है। अदरवाइज आप अगर स्पेस में फेंक दोगे तो वो कभी नहीं रुकेगी। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर है आपको? नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज in the state of rest or uniform motion is called inertia. The tendency to resist the change, change को resist करता है। ये जो टेंडेंसी है क्या है? चेंज को रेजिस्ट कर रहा है। अब देखिए, एक बकेट है जो सैंड से भरी हुई है, आप अगर इसको मूव करोगे तो आसानी से मूव हो जाएगा क्या? बहुत भारी है ये। तो ये क्या कर रहा है? चेंज को रेजिस्ट कर रहा है, जल्दी से मूव नहीं हो जाएगा ये, इसको ताकत लगेगी मूव करने में। लेकिन एक बार ताकत लगा के आपने मूव कर दिया तो उसको रोकने में भी ताकत लगेगी, वो रुकेगा भी नहीं। वो रेस्ट पे है तो मूव करने में ताकत लगेगी, वो रेजिस्ट कर रहा है। और अगर मूवमेंट में आ गया तो रुकने में भी ताकत लगेगी, वो मूवमेंट को भी रोकेगा, रेजिस्ट करेगा। तो चेंज को रेजिस्ट करता है। नेचुरल टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज, कोई भी ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी होती है जो चेंज को रेजिस्ट करती है। मोशन में है तो वो रेस्ट में नहीं आना चाहती, रेस्ट में है तो मोशन में नहीं आना चाहती, उसको वो रेजिस्ट कर रही है। उसी चीज को, उस टेंडेंसी को बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, द ग्रेटर द मास मोर द इनर्शिया। आप इस तरह से समझ सकते हैं
कि एक खाली बकेट है और एक सैंड से भरा हुआ बकेट है, किसका मास ज्यादा है? सैंड वाले का मास ज्यादा है। मूव करने में किसको ज्यादा डिफिकल्टी आएगी? सैंड वाले को। इन अदर वर्ड्स, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। रेस्ट पे है तो मूव करने के लिए ज्यादा ताकत लगेगी, और अगर वो एक बार मूव में आ गया तो रोकने में भी ज्यादा ताकत लगेगी। मोर द मास, मोर द इनर्शिया। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा, मास कम, इनर्शिया कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक और एग्जांपल यहां पर दिया है, देखिए। एक फिगर नंबर बी में टोटल 2 + 10 कितने केजी मास? 12 केजी का वेट रखा है ना ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर 34। आपको क्या लगता है किसको रोल करके धक्का दे के ले जाना आसान होगा? बी को मूव करना आसान होगा। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है। मास कम है तो ये कम रेजिस्ट करेगा, और मास ज्यादा है तो इसको मूव करने में ज्यादा फोर्स लगेगा, राइट? लेकिन एक बार अगर ये रोल हो गया, तो इसको रोकने में भी, जिसका मास ज्यादा उसको रोकने में भी ज्यादा फोर्स लगेगा। इज द पॉइंट क्लियर? तो ये हम क्या पढ़ रहे थे? इनर्शिया। इनर्शिया के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक एक करके देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, इनर्शिया 3 टाइप का होता है। एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, ऑल्सो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स हम लेंगे अभी, इनर्शिया ऑफ मोशन के भी एग्जांपल्स लेंगे, और डायरेक्शन क्योंकि हमारे बुक्स में भी नहीं है, एनसीईआरटी में अलग से ये पढ़ा रहे हैं, तो इसको अभी मैं समझा के खत्म कर देता हूँ। मान लीजिए आप ये कार में जा रहे हैं और सडनली हमने टर्न लिया। किस तरफ टर्न लिया? राइट की तरफ, है ना? हमने राइट की तरफ टर्न लिया तो आप देखेंगे हम लोग इस तरफ खिड़की की तरफ चले जाते, लेफ्ट की तरफ गिरते। तो जिस डायरेक्शन में भी आप सडनली कार को मूव करेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग गिर जाते, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, और बाकी के दो जो है, इनर्शिया रेस्ट ऑफ मोशन, इनके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, एक एक करके अब इसको देखेंगे। तो ध्यान से देखना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल्स, एक कॉइन का एग्जांपल है, कारपेट का है, ट्री का एग्जांपल है, बस स्टार्ट सडनली। ये सबसे पहला एग्जांपल ये वाला है। बस पहले कैसी थी? रेस्ट पे थी, और सडनली ये बस स्टार्ट हो गई। ठीक है, सडनली स्टार्ट हो गई, क्या होगा? ये आदमी आगे गिरेगा कि पीछे? पीछे गिर जाएगा। Why? Because of inertia of rest. इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जब बस रेस्ट पे थी तो हमारे पैर भी रेस्ट पर थे। एट रेस्ट, यस की नो? भाई बस रुकी थी, हमारी पूरी बॉडी रुकी है, पैर भी रुके हैं। लेकिन सडनली जब बस मूव करेगी तो हमारे पैर भी साथ में चले जाएंगे ना बस के, और ये तभी होगा जब सडनली होगा, याद रखना, धीरे धीरे नहीं होता। सडनली अगर बस मूव कर गई तो सडनली हमारे पैर बस के साथ में आगे चले गए, है ना? आप ऐसे खड़े थे, सडनली आपके पैर आगे चले गए और बॉडी जो है वहीं पीछे का पीछे रह गया। पैर आगे चले गए, वो बॉडी वहीं पीछे रह गया। बॉडी पीछे क्यों रह गया? बिकॉज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हमारी बॉडी रेस्ट पे थी, वो रेस्ट पे रह गई। हमारी बॉडी रेस्ट पे थी, रेस्ट पे ही रह गई, और सडनली बस चली तो बस के साथ में पैर आगे चला गया, बॉडी पीछे रह गई, तो डिसबैलेंस्ड होके हम पीछे गिर जाएंगे। ये किसका एग्जाम्पल है? इनर्शिया ऑफ
रेस्ट। ठीक है, और एग्जांपल्स हैं, एक एक करके देखते हैं। एक ग्लास, ग्लास के ऊपर कार्ड, कार्ड के ऊपर कॉइन रखा हुआ है। अगर आप सडनली, ध्यान रखना, सडनली इस कार्ड को खींच लेंगे या फिर आप उसको जैसे स्ट्राइकर को मारते हैं ना, ऐसे कट करके मारेंगे, तो ये कार्ड उड़ के दूर चला जाएगा, लेकिन कॉइन उसी ग्लास के अंदर गिर जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये कार्ड हमने मारा है ना, ये दूर जाके गिरा, तो कॉइन भी उसके साथ में दूर क्यों नहीं चला गया? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कॉइन रेस्ट पे था, रेस्ट पे रह गया। सडनली आपने कार्ड को मूव कर गया, सडनली आपने कार्ड को मूव किया, कॉइन रेस्ट का रेस्ट पे रह गया, और क्योंकि कार्ड निकल गया, अब नीचे कोई सपोर्ट तो है नहीं रिएक्शन के लिए, तो ग्रेविटी उसको खींच लेगी, वो नीचे गिर जाएगा ग्लास के अंदर। क्या ये एग्जांपल क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल, इस पेड़ में इतने सारे फ्रूट्स लगे हैं ट्री में, और उसे तोड़ना है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि इस पेड़ को जम के हिला दो, फ्रूट्स गिर जाएंगे। ठीक है, हिलाने से फ्रूट्स गिर गए। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये डाल है और इस डाल से ये फ्रूट लटका है, और फ्रूट है एट रेस्ट। याद रखना, फ्रूट इज एट रेस्ट। आपने क्या किया, पूरे ट्री को झटके से हिला दिया। आपने ट्री को हिला दिया, हिलाने से क्या हो गया? हिलाने से ये डाल जो है ऐसी दूर चली गई, आगे पीछे हो गई ना, ये डाल पीछे चली गई। समझ रहे हैं? ये फ्रूट है और ये डाल पे ऐसा, ये डाल पूरी की पूरी पीछे चली गई और फ्रूट यहीं पे रेस्ट पे रह गया। ठीक, फ्रूट रेस्ट पे है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट पे रह गया, झटके से आपने डाल खींच ली, तो डाल चली जाएगी पीछे, फ्रूट रह जाएगा यहाँ। इन अदर वर्ड्स, ये टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा तो ग्रेविटी इसको खींचेगी अर्थ की तरफ, और ये नीचे गिर जाएगा फल। समझ गए? हमने फ्रूट को खींच के नहीं तोड़ा, हमने डाल को खींच लिया झटके से। और ऐसे ही एग्जाम्पल ये होता है कि अगर आप डाल को झटके से खींच लोगे तो पत्तियां भी टूट जाती है, लेकिन इतने आसानी से नहीं। फ्रूट एक बेटर एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपने कभी देखा कारपेट को साफ करते हुए? कारपेट को लटका देते हैं किसी चीज से, या एक आदमी ने उसको पकड़ लिया है ऐसे, या कोई रॉड है तो उस पर डाल दिया, और फिर हम लोग स्टिक से उसको बीट करते हैं। ध्यान से देखना, ये कारपेट है और इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल है। जब आप बीट करते हैं तो कारपेट आपका पीछे चला गया। आपने बीट किया स्टिक से, तो क्या हुआ? कारपेट पीछे चला गया, डस्ट पीछे नहीं गया। डस्ट वहीं का वहीं है, डस्ट है एट रेस्ट। डस्ट इज एट रेस्ट, तो रेस्ट का रेस्ट पे ही रह गया। आपने झटके से कारपेट को बीट किया, कारपेट पीछे चला गया, डस्ट इज एट रेस्ट, वो रेस्ट पे ही रह गया। आपने देखा ये कारपेट के बाहर आ गया, बाहर आ गया तो हवा से ये उड़ जाएगा। इस तरीके से आपका कारपेट क्लीन हो जाएगा। एग्जाम्पल समझ में आया आपको? किसके एग्जाम्पल हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कितने एग्जाम्पल टोटल हमने कर लिए? 4। फर्स्ट, व्हेन द बस स्टार्ट्स सडनली। बस सडनली स्टार्ट करेगी, हमारे फीट जो है बस के कांटेक्ट में है, बस के साथ में फीट भी आगे चले जाएंगे, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज एट रेस्ट, वो वहीं पीछे की पीछे रह जाएगी, हम लोग पीछे गिर जाएंगे। सडनली आपने कार्ड को हटा लिया, ठीक है, सडनली हटाया तो कॉइन रेस्ट पे था, रेस्ट पे रह गया और वो ग्लास के अंदर गिर जाएगा। सडनली आपने डाल को खींच लिया, फ्रूट रेस्ट पे रह जाएगा,
इस तरीके से वो टूट जाएगा। आपने सडनली कारपेट को बीट किया, कारपेट पीछे चला जाएगा, डस्ट रेस्ट पे रह जाएगा, इस तरह से वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स इसमें हमने कवर कर लिए हैं। अब देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन। लगेज को बांध देते हैं, मालूम है कि नहीं? अच्छे से इसको बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? अगर आप सडनली स्टार्ट करोगे, अगर बस को सडनली, वैन को सडनली स्टार्ट करोगे तो ये पीछे गिर जाएगा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लेकिन अगर चलती बस को सडनली ब्रेक अप्लाई करोगे, चलती वैन को सडनली ब्रेक लगाओगे, तो ये बॉक्स सामने जाके गिर जाएगा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इसको समझ लीजिए, अगर ये बस मूव कर रही है, ये वैन मूव कर रही है, तो अंडरस्टूड है कि बॉक्स भी मूव कर रहा है उसके साथ में, दोनों मूव कर रहे हैं, पैसेंजर जो बैठे वो सब के सब मूव कर रहे हैं। सडनली आपने ब्रेक लगाया तो सडनली क्या हो गया? वैन तो रुक गई। वैन क्यों रुक गई? पहिए जाम हो गए, वैन रुक गई। लेकिन ये तो मूवमेंट में है, ये अभी भी मूवमेंट में रहेगा और ये सामने की तरफ गिर जाएगा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ठीक है, आप बस में पैसेंजर्स की बात कर लें या फिर हम कार की बात कर लें। ठीक है, आप मूव कर रहे हैं स्पीड पे, हमारी पूरी बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, सडनली ब्रेक्स अप्लाइड। सडनली ब्रेक कर मारेंगे तो क्या हो गया? कार कहाँ हो गई? रेस्ट। कार रेस्ट पे हो गई तो कार के कांटेक्ट में क्या है? फीट, वो भी आ गए रेस्ट। लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी तो मूव कर रही थी, तो अभी भी मूव करती रहेगी, तो हम लोग सामने की तरफ गिर जाएंगे। और अगर बहुत स्पीड पे हैं और सीट बेल्ट नहीं बांधे हैं तो हमारा सर सामने कांच से टकरा जाएगा और चेस्ट ये स्टीयरिंग से टकरा जाएगा और हमें चोट आ जाएगी। इसीलिए सीट बेल्ट बांधना जरूरी है। समझ गए? सीट बेल्ट आपको रोक लेगा, नहीं तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन हम लोग, आपने कुछ मूवीज में देखा होगा, बहुत स्पीड पे जा रहे हैं और सडनली ब्रेक लगाया, एक्सीडेंट हुआ, कांच फोड़ के बाहर आ गए। ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होगा। लेकिन कम से कम ये तो होगा कि आपका सर जाके कांच से टकरा जाएगा और आपको गंभीर चोट आ सकती है। इसके लिए दो चीज होता है, एक सीट बेल्ट, दूसरा एयरबैग्स। स्टीयरिंग के पास एयरबैग्स होते हैं, ये खुल जाते हैं और हमें ये बचा लेते हैं, नीचे एग्जांपल्स में दिए। ठीक है, और आगे देखें। फ्रिक्शनल फोर्स आपको मालूम है, फ्रिक्शनल फोर्स 8th में मेरे ख्याल से आपने पढ़ा है। दो सरफेस, दो ऑब्जेक्ट्स जब कांटेक्ट में आते हैं, मान लीजिए एक है फ्लोर और कोई ग्लास समझ लीजिए, प्लास्टिक समझ लीजिए, दो सरफेस जब कांटेक्ट में आते हैं उनके बीच में लगता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन। मतलब कि अगर आप ऑब्जेक्ट राइट की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा उसका उल्टा लेफ्ट की तरफ, और अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा राइट की तरफ। हमेशा वो अपोज करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो मोशन को अपोज करता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आपने देखा होगा भाई, आपकी टू व्हीलर है ना, कार्स वगैरह बहुत अच्छे से मूव नहीं कर रही है, आपकी साइकिल जो है भारी भारी चल रही, क्या करते हैं हम लोग? उसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग करवा देते हैं, फ्रिक्शन कम हो जाता है, फ्री हो जाता है। आपके टायर जो है साइकिल के, कार के घिस जाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि ब्रेक लगाने से गाड़ी रुकती है, नुकसान ये है
कि टायर घिस जाता है ना। तो फ्रिक्शन के फायदे भी नुकसान भी, ये पूरा चैप्टर अलग से डील किया जा सकता है। फिलहाल हम लोग सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं यहाँ पर, व्हाट इज फ्रिक्शन विच अपोजेस द मोशन। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है अभी, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज द, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर P, स्मॉल p। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, अगर आप बोलोगे मोमेंटम क्या है तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, एक साइकिल है और एक वैन है। ठीक है, एक साइकिल और एक वैन। किसको रोकना मुश्किल होगा? वैन को। क्यों? उसमें मोमेंटम ज्यादा है, वो मूव कर रही है ना। अब एक बार मूवमेंट में आ गई, मूवमेंट में आ गई, इसको रोकना बहुत मुश्किल क्यों है? मास इनटू वेलोसिटी। और इसका मोमेंटम भी मास इनटू वेलोसिटी। मान लीजिए दोनों की वेलोसिटी इक्वल है, दोनों की वेलोसिटी 30 है। साइकिल भी तेज आ रही, 30 स्पीड नॉर्मल होती है, तो साइकिल भी 30 की स्पीड से आ रही है और वैन भी 30 की स्पीड से आ रही, लेकिन फिर भी वैन को रोकना बहुत मुश्किल। क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है ना। द क्वांटिटी विच इज द प्रोडक्ट ऑफ मास वेलोसिटी, दोनों के कारण जो मूवमेंट में एक फ्लो आता है जिसकी वजह से उसको रोकना मुश्किल हो जाता है, उसको बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंस दोनों चीज का, इंपॉर्टेंस किसका है? मास और वेलोसिटी दोनों का इंपॉर्टेंस है। उसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स करेंगे। मेरे पास जो एग्जांपल है पहले उसको देखते हैं, बाद में दूसरे। तो देखिए, सबसे पहले मास के लिए मैंने आपको ये समझा ही दिया, अगर दोनों की वेलोसिटी इक्वल भी हो तो ज्यादा डैमेज कौन कर सकता है? वैन। क्यों? क्योंकि मास ज्यादा है। क्योंकि मास ज्यादा है। ठीक है, और वेलोसिटी का कोई एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं। देखिए, मास का एक एग्जांपल और है, ये साइकिल। देखिए, ये साइकिल का मास कम है और ये कार का मास ज्यादा। वही एग्जांपल समझ लीजिए, है ना। साइकिल 30 की स्पीड से आ रही थी मीटर पर सेकेंड और कार भी आ रही थी 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन साइकिल दीवार से टकराई तो साइकिल टूट गई और कार टकराई तो दीवार टूट गई। दोनों में डिफरेंस क्या है? वेलोसिटी तो दोनों की सेम है, मास ज्यादा है। क्योंकि कार का मास ज्यादा है, इसका मोमेंटम ज्यादा था, मोमेंटम ज्यादा होने से इसका इफेक्ट, डैमेज का जो इफेक्ट है वो ज्यादा हो गया। ठीक है, आप लोग ने ये देखा होगा, ये दीवार तोड़ने के लिए, बिल्डिंग्स को तोड़ने के लिए ऐसा यूज करते हैं, आयरन का इतना बड़ा पिलर। वो धीरे से आके टकराएगा तो नहीं टूटने वाला, इसका मास हम चेंज नहीं कर रहे, बहुत भारी है ये। मान लीजिए 500 किलो एग्जाम्पल के लिए, 500 kg, लेकिन 500 kg धीरे से आके टकराएगा तो नहीं टूटेगा, इसको तेज से आके टकराना पड़ेगा। तो इसमें इफेक्ट कब आएगा? जब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। इनफैक्ट हमें मास और वेलोसिटी दोनों चाहिए। मान लीजिए एक छोटा सा, मैं 10 kg का कोई ऑब्जेक्ट लाके और खूब स्पीड से भी टकराएंगे तब भी शायद ना टूटे, है ना। उसमें मोमेंटम ज्यादा होना चाहिए। मोमेंटम के लिए दोनों चीज चाहिए, मास और वेलोसिटी दोनों। तो व्हाट इज मोमेंटम? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, कौन है ये? नीरज चोपड़ा। जैवलिन थ्रो, जैवलिन तो बहुत हल्का होता है ना, ज्यादा भारी तो नहीं होता जैवलिन, 1 kg से भी कम होता होगा। हाँ, उसको आप क्या करोगे? मास अगर बहुत कम है तो आप उसकी वेलोसिटी बढ़ा दीजिए। ठीक है ना, तो वेलोसिटी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ा दोगे तो मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा और वो फिर बहुत दूर जाके गिरेगा। मैं सिर्फ जैवलिन की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं शॉर्टपुट की बात भी कर रहा हूँ। शॉर्टपुट समझ गए, गोला फेंक, उसमें मास तो है, लेकिन दूर फेंकने के लिए उसमें वेलोसिटी आपको, शॉर्टपुट कैसे फेंकते हैं मालूम है ना, ऐसे यहाँ पे रख के ऐसे थोड़ा सा गोल राउंड घूम के, ऐसे 1-2 राउंड घूम के फिर उसको फेंकते ताकि वो दूर जाए। तो वेलोसिटी बढ़ा दोगे तो मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। उसी तरह से डिस्कस थ्रो भी होता है, तो मास वाली चीज को दूर फेंकने के लिए वेलोसिटी ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मेरे ख्याल से इतने एग्जांपल्स क्लियर हैं। अभी और भी आगे हम पढ़ेंगे तो चीजें इंटर रिलेटेड हो जाएंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और बेसिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम फाइंड करते हैं फोर्स का फॉर्मूला। अक्सर ये एग्जाम में आता है कि विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ डिराइव फॉर्मूला फॉर फोर्स, गिव द डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ फोर्स यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो पहले, सबसे पहले इसका डेफिनेशन, थ्योरी। व्हाट इज द डेफिनेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is proportional to the force applied. क्या? Rate of change of momentum is proportional to the force. बार बार हम अनबैलेंस्ड इसलिए बोल रहे हैं, अनबैलेंस्ड है तभी तो मूव करेगा, मूविंग ऑब्जेक्ट की ही हम बात कर रहे हैं। आप अनबैलेंस्ड नहीं भी बोलेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर समझिए, देखिए फोर्स मैंने ये लिख दिया, प्रोपोर्शनल का ये साइन हो गया, चेंज इन मोमेंटम मैंने ये लिख दिया, और रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। हमेशा याद रखना, फिजिक्स में जब भी बोलते हैं रेट, रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। क्या आपको इतना समझ में आया? तो डेफिनेशन से हमने फॉर्मूला बना दिया, डेफिनेशन से फॉर्मूला बन गया। डेफिनेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, या फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट मतलब अपॉन टाइम। क्या इतना क्लियर? फोर्स का एफ, प्रोपोर्शनलिटी का साइन ये है। चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, चेंज का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ये है फोर्स प्रोपोर्शनल, मतलब इसके बाद वाला ये स्टेप है, और इसके बाद फिर ये नेक्स्ट स्टेप आएगा। व्हाट इज फाइनल मोमेंटम? आपको मालूम है, ये रफ वर्क था। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो P2 मतलब फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी है v। P1 क्या है? P1 है मास इनटू इनिशियल मोमेंटम। हाँ, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को यू लिखते हैं ना, तो P2 की जगह पर mv माइनस P1 की जगह पर mu, m कॉमन। और आपको याद है प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, एक्सेलरेशन v माइनस u अपॉन t इज एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, इसकी जगह पर a लिख दिया। f इज प्रोपोर्शनल टू m इनटू a। ठीक है, इसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब भी हटाते हैं, एक इक्वल टू और एक कांस्टेंट लगता है। तो अब फॉर्मूला बन गया f इक्वल्स टू k m a। फिर इसके बाद आप बोलेंगे फॉर SI यूनिट k इज इक्वल्स टू 1। SI यूनिट में k का वैल्यू होता है 1। अब बचा f इक्वल्स टू m a। ये आ गया आपका फोर्स का फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, एग्जाम में आएगा। क्या इतना क्लियर है? यस सर। तो मैं इसको आपको कहीं पे स्पेस, यहाँ पे मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, ये तो प्रिंटेड था पूरा, है ना,
मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे समझाता हूँ, डिवाइस हो जाएगा आपका। तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैं शॉर्ट में पी लिख दिया। रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, एफ प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। एफ प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम होता मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम होता मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। एफ प्रोपोर्शनल टू एन कांस्टेंट, कॉमन ले लिया, v माइनस यू अपॉन टी। और आपको मालूम है v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? a। f इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, a इक्वल टू एक कांस्टेंट लगेगा इक्वल टू ma। फिर आप बोलेंगे फॉर SI यूनिट k इज इक्वल्स टू 1, सो f इक्वल्स टू ma। ये आपका फोर्स का फॉर्मूला डिराइव हो गया पूरा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन क्या है? तो एप्लीकेशन ये है कि आपको फोर्स का इफेक्ट, देखिए यहां ध्यान से देखना, ये वाला फॉर्मूला F और T का क्या रिलेशन है? F से T का क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी F ऊपर है तो T ऊपर थोड़ी है, नीचे है ना। तो कैसा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फोर्स और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब अगर फोर्स का इफेक्ट कम करना है, अगर फोर्स को कम करना है तो टाइम को बढ़ाना है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होगा, एक को फोर्स बढ़ाओगे टाइम कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्रिकेट बॉल आ रही है, लेदर बॉल है, और आपको लग ना जाए और कैच छूट ना जाए, तो प्लेयर क्या करता है, हाथ में लेने के बाद तुरंत वो हाथ को पीछे की तरफ खींचता है। कैच हम ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ के धीरे से ऐसे पीछे खींच लेते हैं। इसलिए कर रहे हैं कि हम टाइम को बढ़ा रहे हैं, फॉल का टाइम बढ़ाना है। फॉल का टाइम बढ़ाने से फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा, हमें चोट नहीं लगेगी, कैच नहीं छूटेगा। तो ये आपको फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में आया अच्छे से? उसी Yes, sir. तरीके से हाई जंप, आपको मालूम है हाई जंप अगर आप गद्दे में नहीं कूदेंगे तो क्या होगे, हड्डियां टूट जाएगी, चोट लग जाएगी। तो हाई जंप, लॉन्ग जंप में तो चल जाता है, हाई जंप में, और वो पोल वॉल्ट जो पोल लेकर दौड़ते हैं, इतनी ऊंचाई से कूदते हैं, नीचे क्या है, गद्दा है। गद्दा क्यों है? क्योंकि जब आप गिरते हैं तो ये दब जाता है, ऐसे हम नीचे ऐसे आ जाते, कुशन इफेक्ट मिलता है, फॉल के टाइम को बढ़ा रहा है। सख्त जमीन में ऐसे गिर जाओगे तो चोट लग जाएगी, कुशन इफेक्ट चाहिए, फॉल के टाइम को बढ़ाना है, फॉल के टाइम को बढ़ाना तो गद्दा यूज कर रहे हैं। ठीक है, फॉल के टाइम को बढ़ाने से फोर्स का इफेक्ट, फॉल के टाइम को बढ़ाने से फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा और हमें चोट नहीं लगेगी। ठीक है, ये एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सीट बेल्ट क्यों बांधते हैं। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, एक चीज तो हो गया ये सीट बेल्ट, और दूसरी चीज ये भी हो गया क्या, एयरबैग्स। तो सीट बेल्ट ने क्या किया, आपको झटके से आपका सर कांच से ना टकरा जाए, सीट बेल्ट को आपने सीट बेल्ट ने आपको रोक लिया, आपके टाइमिंग को बढ़ा दिया, नहीं तो आप विद इन नो टाइम जाके कांच से टकरा जाते, है ना। उसने आपको रोक दिया, टाइम बढ़ा दिया, फोर्स का इफेक्ट कम हो गया। दूसरी चीज एयरबैग्स हैं, आपको मालूम है ये एयरबैग्स स्टीयरिंग में ही होता है। जब भी सडन जर्क लगता है एक्सीडेंट के केस में, एयरबैग्स खुल जाते हैं, और इतना टाइट खुल जाते हैं कि आप वहीं के वहीं जाम हो जाए।
तो आपको आपकी चेस्ट पे नहीं तो स्टेयरिंग लग जाता है और मेजर इंजरी हो जाती है और सर पे चोट आती है, तो ये आपको तुरंत वहां पे रोक देगा। बहुत डेडली एक्सीडेंट्स में भी जान बच जाती है, कुछ खास चोट नहीं आती अगर एयरबैग्स है तो। ठीक है, तो इनने क्या किया, कौन सा लॉ यूज हो रहा है, न्यूटन का सेकंड लॉ एप्लीकेशन है ये। ठीक, तो ये तीन एग्जाम्पल इसके हो गए। अभी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यहां से हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि इसके आगे भी बहुत लंबा है। तो यहाँ पर मैं पहले तो इसको